तो ओके, वेलकम गाइस। ये हमारा यूपीएससी के सी सेट का कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस सेशन होता है। अभी तक हम 2023 के जो कॉम्प्रिहेंशन थे उनको ठीक है, लगभग 15 क्वेश्चंस को हम जो है अटेम्प्ट कर चुके हैं और इनमें से 15 आउट ऑफ 15 हमारी अभी तक की आउटकम रही है। ठीक है, अभी तक का बेस्ट जो है यहाँ चला हुआ है। अब यहाँ से आगे डिस्कस करते हैं। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि हमारे इन सेशंस का पैटर्न क्या है। सामने आपके स्क्रीन के सामने यूपीएससी के रियल जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे, आपको वो पढ़ने हैं, राइट। और उसके बाद इसके आंसर्स हम सभी मिलकर के खोजेंगे, फिर यूपीएससी के आंसर की के साथ अपने खोजे गए आंसर्स को चेक भी करेंगे। अगर आंसर मिसमैच होता है तो यहाँ वो रैशनल भी हम डिस्कस करेंगे कि हम उस आंसर तक पहुंचे कैसे। जो कंफ्यूजिंग रहता है, मेनली जो कंफ्यूजन रहता है यूपीएससी के आंसर्स में, वो ये रहता है कि एक ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर पाते हैं, दूसरे में हम फंस जाते हैं, दूसरे तीसरे में हम फंस जाते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को। ठीक है, एक बार ध्यान से पढ़िए। मैं साइलेंट रहूंगा, साइलेंटली सब पढ़ेंगे, आप भी पॉज करके एक बार पढ़िए। ओके, नो, उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं, इधर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हमारा। हमने जो है नई चीज ये की थी, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। विद रेफरेंस टू अबव पैसेज, जो कि हम अभी पढ़ेंगे, एजम्पशन कुछ बनाई गई है। एजम्पशन क्या होती है पता नहीं कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस। मे बी हो सकता है राइट, एंड अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। अर्ली स्प्रिंग तो नहीं है, लॉन्गर स्प्रिंग का पता नहीं, राइट। अभी ऊपर देखते हैं, यहाँ देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, ओके, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है भैया कि जो स्प्रिंग इवेंट है, ठीक है, ये प्रोट्रैक्टेड हो गए हैं। प्रोट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है, इन है ना, दो स्प्रिंग इवेंट्स के बीच डिस्टेंस बढ़ गया है, जो दूरी वो है वो बढ़ गई थी। फॉर एग्जांपल, अगर पहले स्प्रिंग चलती थी फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, है ना, फिर 8 महीने की ब्रेक आएगी, 9 10 सॉरी 10 महीने की ब्रेक आएगी, फिर से चलेगा। अब ये ब्रेक जो है 10 महीने के अलावा अब जो है इसके इसके बजाय 11 या 12 महीने हो गया है, हमें यहाँ से ये मालूम होता है। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं, राइट। कि ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। नहीं भैया, स्प्रिंग मान लो अगर अर्ली आ भी जाए और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर वो जाए, अगर लंबी स्प्रिंग हो जाए, तो तब तो समझ रहे हो, तब तो ये जो स्प्रिंग के बीच का गैप है, वर्नल विंडो है, तब तो ये कम नहीं हो जाएगी। मान लो अगर लंबी स्प्रिंग आ जाए तो बीच का गैप, स्प्रिंग आने के, एक स्प्रिंग से दूसरे स्प्रिंग के आने का बीच का जो गैप है वो कम नहीं हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो ये रॉन्ग होना चाहिए, राइट। बाकी देखते हैं यूपीएससी का क्या आंसर लगता है इसमें, ये तब रॉन्ग होना चाहिए। राइट, आई इंटरप्रेट दिस, ये ऊपर वाली स्टेटमेंट एज, ठीक है, इस मैनर में मैं इसको इंटरप्रेट करता हूँ। अभी अगला देखते हैं यहाँ कि अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। ये तो इसमें बताया है कि अर्ली स्प्रिंग एज द आइस मेल्ट्स अर्लियर एंड बर्ड्स डोंट रिटर्न कॉजिंग अ डिले, ठीक है। अर्ली तो आ रही है, राइट, एंड लेंथनिंग इन स्प्रिंग टाइम इकोलॉजिकल इवेंट्स, स्प्रिंग टाइम इकोलॉजिकल इवेंट्स। सो ये लॉन्गर स्प्रिंग, अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग, लंबी स्प्रिंग। ये इंटरप्रिटेशन में इसमें मुझे खुद इसमें बड़ी दिक्कत आ रही है, आई डोंट नो इसको आप कैसे इंटरप्रेट करें, बट आई थिंक इसका तब, राइट, लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग, इसका बोथ 1 and 2 हो सकता है तब। ये फर्स्ट स्टेटमेंट को कैसे यहाँ इंटरप्रेट किया जाए, दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। They found that warmer winters with less snow resulted in longer lag between spring events. दो स्प्रिंग इवेंट के बीच लैग बढ़ गया है। दैट मीन्स स्प्रिंग इवेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, स्प्रिंग का सीजन कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तभी वो लैग बढ़ेगा, है ना।
तो स्प्रिंग टाइम लॉन्गर कैसे हो जाएगी? लेंथनिंग इन स्प्रिंग टाइम इकोलॉजिकल इवेंट्स। स्प्रिंग टाइम के इकोलॉजिकल इवेंट लंबे हो गए हैं, लेकिन लेंथनिंग इन, आई डोंट नो हाउ टू इंटरप्रेट इट, बट मैं यहाँ पे तब नाइदर 1 नॉट 2 के साथ जाऊँगा। हो सकता है इसमें मतलब मैंने उल्टा इसे इंटरप्रेट कर दिया हो और बी इसका आंसर हो। देखते हैं, ठीक है, यूपीएससी क्या इसमें आंसर लगाती है। 42nd क्वेश्चन को देखते हैं कि इनमें से सबसे रैशनल क्रूशियल मैसेज क्या है, ठीक है। पैसेज हम ऊपर पढ़ेंगे कि एनहांस्ड एफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ नाइट्रोजन इज इम्पेरेटिव फॉर बोथ क्रॉप प्रोटेक्शन एंड एनवायरनमेंट, हो सकता है, एंड प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड एज इट विल एडवर्सली अफेक्ट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। इसे तो हटा ही दो, हमने ऐसा ही देखा था, परसों भी तो हमने ऐसा ही देखा एक पैसेज, परसों भी ऐसा ही सेम ऑप्शन उसमें भी था। इसे पहले ही हटा दो कि भैया कैन नॉट बी स्टॉप्ड, ऐसा हो ही नहीं सकता यार कि कैन नॉट बी स्टॉप्ड, है ना। ये मैसेज कैसे हो सकता है ऊपर से, मैंने बताया ना, मैसेज नीड्स टू बी पॉजिटिव, मैसेज नीड्स टू बी पॉजिटिव, फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर लुकिंग। तो आगे देखते हैं कि अल्टरनेटिव्स टू क्रॉप दैट रिक्वायर एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन शुड बी आइडेंटिफाइड एंड कल्टिवेटेड। इसे भी हटा दो, भैया दुनिया कह रही है कि नाइट्रोजन का जो खपत है ना, यूरिया की जो इस तरीके की खाद है, इसकी कम से कम यूज करो, इसे भी पहले ही हटा दो बिना पैसे पड़े। एंड कन्वेंशनल एग्रीकल्चर यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर शुड बी रिप्लेस्ड विद एग्रोफॉरेस्ट्री। ये बहुत पॉजिटिव लग रहा है और मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही होना चाहिए इसका। ऊपर अब पढ़ते हैं, राइट, ऊपर पढ़ते हैं कि ग्लोबल एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्लांट टेक्स into grow versus what is left behind, as pollution says that using too much fertilizer will lead to increased pollution। तो वो जो दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट किए, ठीक है, राइट, waterways and air। currently the global average of nitrogen use efficiency is approximately, ठीक है इतना इतना, and total nitrogen added to crop plant grows into harvested crop while it 60% is lost to environment, 60% is lost to environment। समझ रहे हो, दैट मीन्स नाइट्रोजन का फुल यूज भी नहीं हो रहा है, ओवर यूज हम कर रहे हैं। सेज द स्टडी मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज नरिश्ड बाय फूड ग्रोन विद फर्टिलाइजर कंटेनिंग सिंथेटिक नाइट्रोजन, ठीक है, सिंथेटिक नाइट्रोजन मोर देन हाफ ऑफ द फूड इसके थ्रू अभी प्रोड्यूस हो रहा है, विच इज नीडेड टू प्रोड्यूस हाई क्रॉप यील्ड्स। ओके, the plants take nitrogen they need to grow and excess left behind in the ground, this results in significant emissions and nitrous oxides and potent greenhouse gas, ozone depleting gas and other form। मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है ऑफ नाइट्रोजन पोल्यूशन इंक्लूडिंग यूट्रोफिकेशन इन लेक्स एंड रिवर्स एंड कंटामिनेशन ऑफ रिवर वाटर। समझ रहे हो, मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है नाइट्रोजन की। अब देखते हैं एन एनहांस्ड, अब मैसेज क्या हो सकता है, एनहांस्ड एफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ नाइट्रोजन इज इम्पेरेटिव फॉर बोथ फूड प्रोडक्शन एंड एनवायरनमेंट, राइट। मतलब नाइट्रोजन का ऊपर वेस्टेज हो रहा है, ये बात तो सही है। अब नीचे देखते हैं कि कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर शुड बी रिप्लेस्ड विद एग्रोफॉरेस्ट्री, एग्रो इकोसिस्टम, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसकी कोई, ठीक है, स्पेसिफिकली यहाँ बात नहीं हुई है, पैसे जब हमने ऊपर पढ़ा, इसीलिए देखो, इसीलिए जो हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट किए वो तो किए, लेकिन कंफ्यूजन अब इन दो में आ जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। पर हमने यहाँ जो ऊपर चीजें पढ़ी, हमने इस चीज है ना, कहीं पे भी इस तरीके एग्रो फॉरेस्ट्री वगैरह की बात नहीं देखी। हमने देखा कि भैया 60% ऑफ नाइट्रोजन जो है वो सीधी जा रही है एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। तो हमें नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहिए, लगभग इस तरफ ये संदेश जा रहा है। बहुत प्रिसाइज संदेश ये है इसका। बाकी देखते हैं यूपीएससी क्या संदेश देता है अपना। आई थिंक आंसर तो ये होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं, ये थर्ड पैसेज है। थर्ड पैसेज का क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, 1 सेकेंड। Which one of the following statement best reflect the, okay, message, again मैसेज पे पिछले साल बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। मैसेज अगेन नीड्स टू बी पॉजिटिव एंड मैसेज हमेशा समझो, मतलब देश के लिए प्रधानमंत्री का क्या मैसेज होगा, क्या ऐसा होगा कि तुम नकारा हो, तुम्हारे यहाँ स्किल भी नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं, मैसेज ये होगा कि स्किल होनी चाहिए, सबको मिलके काम करना चाहिए, राइट। क्लाइमेट जस्टिस शुड बी ingrained in detail in rules of all the new climate compacts and agreements। हो सकता है ऐसा हो ऊपर लिखा हुआ, है ना। नेक्स्ट कि environmental resources are unevenly distributed and exploited across the globe। इसे भी पहले ही हटा दो क्योंकि ये मैसेज नहीं हो सकता है भैया, ये डिस्क्रिप्शन हो सकती है, ये उसका कंक्लूजन हो सकता है, ये मैसेज नहीं हो सकता है। देयर इज एन इम्पेंडिंग इशू ऑफ, ठीक है, ऑफ डीलिंग विद ह्यूज नंबर ऑफ क्लाइमेट चेंज विक्टिम्स एंड क्लाइमेट रिफ्यूजीज। हो सकता है ये हो, राइट, इशू है, देर इज अ नीड, राइट, अगर ऐसा होता हो सकता है ये हो। देन क्लाइमेट चेंज इन ऑल इट्स कॉनोटेशन इज मोस्टली ड्यू टू डेवलप्ड कंट्रीज,
देखो हमने ये बात देखी थी, जहां भी वो सेक्शनलिज्म को, है ना, जब भी वो डिवाइड करे दुनिया को गवर्नमेंट वर्सेस सिविल सोसाइटी में, कि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, सिर्फ सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है, सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज की है, सिर्फ डेवलपिंग कंट्री की है, अज्यूम करो कि वो गलत होगा। डेवलप्ड कंट्रीज एंड देयरफॉर देयर शेयर ऑफ बर्डन शुड बी, है ना, ये कहीं भी ऐसी अगर कोई फैक्शनलिज्म की बात हो रही हो, नॉर्मली वो गलत होता है। अब देखते हैं यहाँ, along with sustainable lifestyles, कि sustainable lifestyles के साथ साथ climate justice is regarded as significant principle in environmental balance, ठीक है, ओके, तो climate justice भी होना चाहिए, है ना। both the principles have bearings on political and economic choices of nation, political and economic choices of nation, क्या दोनों प्रिंसिपल कौन कौन, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और क्लाइमेट जस्टिस, समझ रहे हो, ऑफ नेशन, सो फार इन आर क्लाइमेट चेंज समिट्स और कॉम्पैक्ट्स। अब देखो यहाँ समिट्स की बात हो रही है, summits or compacts, both the principles have eluded consensus among the nations. Okay. Justice in judicial sense is well defined. Justice is in judicial sense is well defined. However, in context of climate change, it has scientific as well as socio-political connotations. तो मतलब क्लाइमेट जस्टिस को डिफाइन नहीं किया गया है, जुडिशियल जस्टिस को जो है डिफाइन अभी तक किया गया है, यहाँ से ये भी सेंस निकलती है। The crucial question in next few years will be how resources, technologies and regulations are used to support victims of climate change. Victims of climate change. Justice in climate is not confined to actions relating to mitigation, but includes the wider notion of support for adaptation. एडेप्टेशन, ना सिर्फ मिटिगेशन में हमने फोकस करना है बल्कि एडेप्टेशन में भी काम करना है, एंड क्लाइमेट चेंज एंड कंपेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेज, ठीक है, इन सब चीजों के लिए। देखो लॉस एंड डैमेज वगैरह COP28 में न्यूज में था, वहां से इन्होंने उठाया हुआ है। देखो यहाँ पे अब कि क्लाइमेट जस्टिस शुड बी इंग्रेन्ड इन डिटेल इन ऑल, है ना, इन द रूल्स ऑफ ऑल द न्यू क्लाइमेट। सिर्फ कॉम्पैक्ट या एग्रीमेंट की बात कर रहा है क्या ये? वन सेकेंड, एक बार इसके फिर से पढ़ते हैं। जस्टिस इन क्लाइमेट इज नॉट कन्फाइंड टू एक्शंस रिलेटिंग टू मिटिगेशन, ठीक है, क्या ये सिर्फ रूल्स की बात कर रहा है? नहीं, ये मिटिगेशन, एडेप्टेशन, लॉस एंड डैमेज, इन सब चीजों की बात कर रहा है। भले ही इसमें ऊपर क्लाइमेट चेंज कॉम्पैक्ट्स की एक जगह बात की गई हो, लेकिन ये पूरे पैसेज को आई डोंट थिंक कि ये कवर करता हो ये ऑप्शन। बाकी पहले बाकियों को एलिमिनेट कर लेते हैं। इसे तो हमने पहले ही हटा दिया है कि आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सप्लॉइटेड अक्रॉस द ग्लोब, इसे तो पहले ही हटा दो, ये ऐसी कोई बात नहीं हुई है। देयर इज एन इम्पेंडिंग इशू ऑफ डीलिंग विद ह्यूज नंबर ऑफ क्लाइमेट चेंज विक्टिम्स, ठीक है, एंड क्लाइमेट रिफ्यूजीज। अगेन सिर्फ क्लाइमेट विक्टिम्स, क्लाइमेट impending dealing with huge number of climate change victims and climate issues, सिर्फ क्लाइमेट रिफ्यूजीज की देखो, इसमें ऊपर अगेन बात नहीं हुई है। क्लाइमेट चेंज इन ऑल कॉनोटेशन इज मोस्टली ड्यू टू डेवलप्ड कंट्रीज एंड, अगेन ये ज्यादा बुरे ऑप्शन हैं, राइट, ये ज्यादा बुरे ऑप्शन है कंपेयर टू योर ए ऑप्शन। ये अगेन मतलब इसीलिए हमें पहले अदर ऑप्शंस को एलिमिनेट करना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चंस में, कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चॉइसेस ऑफ नेशन, सो फार द क्लाइमेट चेंज समिट्स और कॉम्पैक्ट्स बोथ द प्रिंसिपल्स हैव एल्यूडेड, ठीक है, जस्टिस इन जुडिशियल सेंस, okay, however in context of climate change, scientific as well as socio-political connotations, the crucial question in next few years will be how the resources and technology used to support victims of climate change, okay, victims of climate change, एक second, justice in climate change is not confined to actions relating to mitigation, okay, 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 so यहाँ पे है इसकी की, यहाँ पे है victims of climate change, कहाँ गया वो जो हमने सबसे पहले एलिमिनेट किया था, कि there is an impending issue of dealing with huge number of climate change victims and climate refugees. I think this can be an option क्योंकि climate justice should be ingrained in detail in the rules of all the new climate compacts and agreement. नहीं, सिर्फ यहाँ रूल की बात नहीं हुई है, इफेक्टिव एक्शंस लेने से क्या, इसमें टेक्नोलॉजी की भी बात हुई थी, ऊपर रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात हुई थी, तो आई थिंक सी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें। क्लाइमेट चेंज इन ऑल इट्स कॉनोटेशन इज मोस्टली ड्यू टू डेवलप्ड कंट्री, नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इसका की प्रिंसिपल नहीं है, एक लाइन ऐसी जरूर है लेकिन की क्रक्स इसका ये नहीं है। सो इसका मैसेज आई थिंक ऑप्शन सी इसका मैसेज हो सकता है, बाकी यूपीएससी का आंसर देखेंगे क्या वो इसमें अपना आंसर लगाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट, ओके, सो फिर से इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रैशनल मैसेज, अगेन मैसेज बेस्ड, मैसेज ऑफ द पैसेज, ठीक है, कि फूड यील्डिंग ट्रीज शुड रिप्लेस अदर ट्रीज इन रूरल एंड ट्राइबल एरियाज एंड कम्युनिटी ओन्ड लैंड्स,
फूड यील्डिंग ट्रीज शुड रिप्लेस अदर ट्रीज, इसे भी पहले ही हटा दो, इसे पहले ही हटा दो, क्योंकि ये एकदम ब्लैंकेट स्टेटमेंट दी गई है कि बाकी सारे ट्रीज को हटा दो, फूड यील्डिंग ट्रीज लगा दो, इसे हटा दो, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा होगा। फूड सिक्योरिटी कैन नॉट बी इंश्योर्ड इन इंडिया विद द प्रेजेंट प्रैक्टिस ऑफ कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, मे भी हो सकता है wastelands and degraded areas in India should be converted into agroforestry, में भी हो सकता है agro ecosystem should be developed in addition to और along with conventional agriculture, हो सकता है ऐसा भी लिखा हो। अब जो है एक बार इसको चेक कर लेते हैं पैसेज क्या कहता है। राइट, पैसेज कह रहा है कि सोर्सिंग फूड फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स, ठीक है, इन एडिशन टू एग्रीकल्चरल लैंड्स, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स मतलब वेस्ट लैंड, अनकल्टिवेटेड सिस्टम, ठीक है, ओके, वेस्ट लैंड वगैरह, पास्चर एक्सेट्रा, इन एडिशन टू एग्रीकल्चरल लैंड enables the systemic approach to food consumption, okay, enables a systemic approach to food consumption, it allows rural and tribal communities to sustain themselves and okay, and whole year and steer clear of natural disasters and season induced shortfalls of agriculture, और नेचुरल डिजास्टर से भी ये मीट अप कर सकते हैं इस चीज़ से, राइट, मिटिगेट कर सकते हैं। एंड सिंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रीज इज ऑफन मोर रेजिलियंट टू adverse weather conditions than annual crops, the forest foods often provide safety net during the periods of food shortages caused by crop failures. Forest foods also make up important contributions during the seasonal crop production gap. मतलब ये कह रहा है कि नॉर्मल हमारे जो चल रहा है क्रॉप पैटर्न, इसके साथ साथ हम फॉरेस्ट बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न को भी चलाएं, बट ऐसा नहीं कहा है कि सारे उन फॉरेस्ट को रिप्लेस कर दो, ठीक है, फूड गिविंग फॉरेस्ट से। अब देखते हैं, फूड सिक्योरिटी कैन नॉट बी इंश्योर्ड इन इंडिया विद द प्रेजेंट प्रैक्टिस ऑफ कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, जहाँ स्पेसिफिकली ये अगेन मैंने बोला कि मैसेज होना चाहिए पॉजिटिव और आउटलुक इसकी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, संदेश देना चाहिए कि क्या इसका मैसेज है। तो आई डोंट थिंक ये इसका आंसर होगा, बाकी देखते हैं, हो सकता है इससे भी बुरे कोई ऑप्शन हो। वेस्ट लैंड एंड डिग्रेडेड लैंड एरिया शुड बी कन्वर्टेड इनटू एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम टू हेल्प द पुअर, ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट है। हमने ऊपर ही देखा स्टार्ट भी इसी चीज से ये कर रहा है, एंड भी इसी चीज के साथ कर रहा है। एग्रो इकोसिस्टम शुड बी डेवलप्ड इन इंडिया इन एडिशन टू, अगेन ये भी बिल्कुल नॉनसेंस है, ये इसका बहुत प्रिसाइज मैसेज है। आई थिंक सी शुड बी द आंसर, बाकी देखते हैं यूपीएससी क्या अपना आंसर लगाती है। राइट, इसका अगेन ये वाला पैसेज भी देख लेते हैं। Which one of the following statement best reflect the most logical message conveyed by the passage? Again message based सारे। It is necessary to put proper effluent treatment protocols in place, हो सकता है ऐसा हो। It is necessary to promote environmental awareness, हो सकता है ऐसा हो। Spread of drug resistant bacteria cannot be done away with as it is, again इसे पहले ही हटा दो, मैसेज नहीं हो सकता कभी नेगेटिव और ऐसा कि भैया आप ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को हटा ही नहीं सकते हैं। कि फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज should be set up to remote rural areas in remote away from the crowded towns and cities, मे भी हो सकता है, लेकिन अगेन ऐसा नॉर्मली ऐसा कोई संदेश जो कि एक को प्रायोरिटाइज करे या फिर एक को नेगेटिव पोजीशन में रखे कंपेयर टू दूसरा, वो नॉर्मली नहीं होता है मैसेज। बाकी देखते हैं, वाइल अवेयरनेस ऑन यूज मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स is common knowledge, as it's as is the impact of dosing poultry with the antibiotics, the environmental impact of antibiotics manufacturing companies not treating, ठीक है, treatment is the major issue, their waste has scarcely been discussed in at any length or seriousness thus far, ठीक है, ओके, मतलब इसका डिस्कशन ही नहीं हुआ है, बहुत कम इसका डिस्कशन हुआ है बेसिकली, दैट मीन्स अवेयरनेस कम है। Pollution from antibiotics factories is fueling the rise of drug resistant infections, ठीक है, okay, the occurrence of drug resistant bacteria surrounding the pharma manufacturing plant is well known, ठीक है, that means कि भैया मेन इशू क्या है, एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड मेन इशू इसका है, मतलब फैक्ट्रियों से जो लीकेज हो रही है इस तरीके के बैक्टीरिया की। अब देखते हैं ऑप्शन क्या इसमें फिर से कह रहे हैं, ये तो पहले ही हटा दो भैया, और ये भी हटा दो, इसमें कहीं ऐसी बात नहीं लिखी है कि रूरल एरिया में शिफ्ट कर दो अर्बन एरिया से, भैया रूरल एरिया भी फिर थ्रेट में आएंगे। ऑप्शन इनमें से है कि इट इज नेसेसरी टू प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग पीपल, हो सकता है इट इज नेसेसरी टू पुट प्रॉपर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स इन प्लेस। एक मिनट, बात ऊपर क्या हो रही थी मेनली, एज इज द इम्पैक्ट ऑफ डोजिंग पोल्ट्री विद एंटीबायोटिक्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग नॉट ट्रीटिंग देयर वेस्ट इज कास्टली बीन डिस्कस्ड। सो मेन इशू ये है, ओवरऑल एनवायरमेंटल इशू यहाँ पे बात नहीं हुई है, मेन इशू यहाँ पे ये है कि भैया इनके द्वारा ट्रीट ही नहीं किया जा रहा है एफ्लुएंट का, राइट,
कंपनी नॉट ट्रीटिंग देयर वेस्ट. ओके, वेस्ट का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है. पोल्यूशन फ्रॉम एंटीबायोटिक फैक्ट्री, अगेन फैक्ट्री लेवल पे बात हो रही है मेनली, और वो भी एंटीबायोटिक के. तो ओवरऑल एनवायरनमेंट या फिर ओवरऑल लोगों के अवेयरनेस की यहाँ उतनी बात नहीं हुई है जितनी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट की. सो आंसर शुड बी है. हालांकि फिर अगेन ऐसी ही भाई यही दो स्टेटमेंट तो डिस्प्यूट क्रिएट करती है, और इन्हीं दो स्टेटमेंट्स में वो जो 10-12 क्वेश्चन वेरी करते हैं ना सी सेट में भी, वो यहीं पे होते हैं. सारे कंफ्यूज होते हैं, आंसर ये हो या ये हो. आप भी कंफ्यूज रहते हैं 15 दिन तक. यही तो दिक्कत है यूपीएससी के इसमें. इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है. क्रक्स देखते हैं फिर से अगेन. क्रक्स क्या हो सकता है कि टू बिकम ए ग्लोबल पावर इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन. हो सकता है ऐसा हो. इंडिया इज अनेबल टू बिकम ए ग्लोबल पावर बिकॉज इट इज नॉट फोकसिंग नॉलेज इकोनॉमी. हो सकता है ऐसा हो, राइट. आर एजुकेशन सिस्टम शुड फोकस मोर ऑन इम्पार्टिंग स्किल्स ड्यूरिंग हायर एजुकेशन. हो सकता है ऐसा भी हो. एंड पेरेंट्स ऑफ मैनी स्कूल children are illiterate and are unaware of benefits of quality education. हो सकता है ऐसा हो ऊपर, है ना. पैसेज पढ़ के अब पता चलेगा. benefits of good quality of school education accrue only when students complete and leave school after having acquired gateway skills. गेटवे स्किल की ये बात कर रहे हैं भैया. बेनिफिट तभी होगा जब वो गेटवे स्किल को एक्वायर कर ले स्कूल से निकलते ही. लाइक वन लर्न्स टू वॉक बिफोर रनिंग. भैया रन करने से पहले जो वॉक करना सीखे, है ना. वन पिक्स एडवांस्ड स्किल्स ओनली आफ्टर पिकिंग बेसिक फाउंडेशनल स्किल्स. एडवेंट ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी poses new challenges, and one of the severe consequences having an uneducated workforce will be inability to keep pace with the global economy. Okay, and without a strong learning foundation at the primary level, learning foundation primary level पे होनी चाहिए. There can be no improvement in higher education or skill development. तो प्राइमरी लेवल पे लर्निंग फाउंडेशन को बेहतर करने की ज़रूरत है, और स्कूल में भी स्किल एजुकेशन इम्पार्ट करने की ज़रूरत है. मतलब बाय घेर फेर के इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई गई है. टू बिकम ए ग्लोबल पावर की कोई बात नहीं हुई है. इंडिया की ग्लोबल पावर इंक्रीज करने की कोई बात नहीं हुई है. ग्लोबल पावर की कोई बात नहीं हुई है. समझ रहे हो. मेन बात इन दोनों में फंसती है. और यहाँ पे भी ये नहीं लिखा है कि पेरेंट्स के एजुकेशन की कोई बात नहीं हुई है. और एजुकेशन सिस्टम शुड फोकस मोर ऑन इम्पार्टिंग स्किल्स ड्यूरिंग हायर एजुकेशन. एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड. India needs to invest in universal quality education. India is unable to become global power because it is not focusing on promoting knowledge economy. नहीं. सो यही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगेन ये देख लो ऊपर ऑप्शन तो इसमें सी भी ठीक नहीं है वैसे. तमीज से अगर देखा जाए ना, क्रक्स इसका ये भी नहीं है, क्योंकि हायर एजुकेशन में ही स्किल इम्पार्ट करने की बात नहीं की गई है. बात तो यहाँ ये की गई है कि स्कूल लर्निंग फाउंडेशन फाउंडेशनल लेवल पे, स्कूल के लेवल पे आप जो है गेटवे स्किल्स दो स्कूल एजुकेशन के लेवल पे, ताकि हायर एजुकेशन के लेवल पे वो अच्छी स्किल्स बाद में एक्वायर कर सके. आपको उन्हें चलना सिखाना है, इतनी स्किल्स दो, है ना. मतलब चलने की स्किल नहीं, दैट मीन्स कि आईआईटी में दौड़ने से पहले वो कम से कम चलना सीखे. सो वो चीज़ यहाँ पे बात की गई है. एडवेंट ऑफ नॉलेज इकोनॉमी तो ऐसा भाई कि नॉलेज इकोनॉमी आ रही है, और अगर हमने स्किल नहीं किया, एजुकेट नहीं किया अपने लोगों को, तो इंडिया पिछड़ जाएगा. ये बात वहाँ पे लिखी है. पावर की तो कहीं पे भी बात नहीं की गई है, और पेरेंट्स की भी कहीं बात नहीं की गई है, क्योंकि ये तीन ऑप्शन ज़्यादा बुरे हैं. इसलिए सी शुड बी द आंसर, हालांकि ये भी बुरा है. बाकी ये यूपीएससी का जादू है भाई, यूपीएससी के जादू है. और ये वाले अतरंगी जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको सिर्फ यूपीएससी के वहीं मिलेंगे. चेक करते हैं जरा कि ठीक है यूपीएससी का इसमें आंसर क्या रहे हैं. एक मिनट. क्वेश्चन नंबर 53 का हमने लगाया है सी. ओ 53 का आंसर है ए, सॉरी. सो दैट मीन्स कि हमारा ये आंसर जो है गलत जाता है. टू बिकम ए ग्लोबल पावर इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन. यार ये इसकी स्पेसिफिकली कहीं बात नहीं हुई थी, स्पेसिफिकली कहीं बात नहीं हुई थी. अगर आपको इसका रैशनल समझ आता है तो एक बार बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए. और 52 का हमने लगाया है ए. 52 का तो है ए, राइट. तो 52 इज ए, ये हमारा करेक्ट है, राइट. 51 का सी है, हमने लगाया है सी. 51 का आंसर डी है. ओ माय गॉड, 51 का आंसर डी है. एग्रो इकोसिस्टम शुड बी डेवलप्ड इन एडिशन टू.
और along with conventional agriculture. Oh my god. Wasteland and degraded lands in India should be converted into agroforestry systems to help poor. One second. ये तो ट्रेजेडी हो गई. तो वो जो अभी तक हम 15 आउट ऑफ 15 स्कोर किए थे, इसमें 2 तो यहीं गलत हो गए. खैर चलो, मतलब ये एवरेज रहता है यार. 27 क्वेश्चन में से 3-4 आपके गलत होने भी चाहिए, तमीज से अगर बात करें. सोर्सिंग फूड फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स, ठीक है, इन एडिशन टू एग्रीकल्चरल लैंड्स, एनेबल द सिस्टमिक अप्रोच, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स, फॉरेस्ट, पास्चर एक्सेट्रा. इट अलाउज रूरल ट्राइबल communities to sustain themselves. Season induced shortfall, agriculture food, since the productivity of trees is often more resilient. Trees की adverse impact. ठीक है. सी में क्या गलती लग रही थी इनको? वेस्टलैंड एंड डिग्रेडेड एरियाज शुड बी. ओ, वेस्टलैंड एंड डिग्रेडेड एरियाज. ऊपर तो फॉरेस्ट पास्चर भी बात करी थी. ये देखो ऐसे ट्रिक्स में फंसाता है वो. समझ रहे हो? यहाँ सिर्फ वेस्टलैंड की बात नहीं हुई थी, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड जिसमें फॉरेस्ट, वेस्टलैंड, पास्चर्स, डिग्रेडेड एरिया, ये सब चीज़ें. भैया यहाँ यहाँ इस तरीके से फंसाता है वो. यहाँ एंड डिग्रेडेड एरिया, इसमें 2 ही चीज़ें लगा दी, है ना. इन इंडिया शुड बी कन्वर्टेड इनटू एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स टू हेल्प पुअर. बाकी ये सही लग रहा है. एग्रो इकोसिस्टम्स शुड बी डेवलप्ड इन एडिशन टू और अलोंग विद कन्वेंशनल एग्रीकल्चर. मतलब तो ये भी सही लग रहा है, लेकिन एग्रो इकोसिस्टम्स देखो ना, समझ रहे हो? एग्रो इकोसिस्टम्स, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोसिस्टम्स शुड बी डेवलप्ड इन एडिशन टू. लग ये भी सही रहा है, लग ये भी सही रहा है. तो यही दिक्कत है यार, यूपीएससी की यही दिक्कत है. बाकी देखते हैं. और ये दिक्कतें ऐसी ही चलेगी इस साल और चलेगी, मुझे तो ये लगता है. ये तो शुक्र है पिछले साल ये पैसेज कंपोनेंट कुछ ईजी भी था. हमने 43rd का सी लगाया है, 43 का, ओ माय गॉड, 43 का ए है. Climate justice should be ingrained in detail in all the rule. There is an impending dealing with climate refugee. Oh, तो जिसे हमने एलिमिनेट किया था पहले शुरुआत में आंसर, इन ऑल न्यू क्लाइमेट कॉम्पैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स. दिस इज, आई मीन, political climate change summits. Okay, justice in judicial sense is well defined. However, context of climate change, it has scientific as well as political. The crucial question in next few years will be how resources technology to support climate victims. Justice in climate is not mitigation but also crucial question आने वाला यही है बोलते हैं. I don't know यार, I mean what is the rationality behind this, but they marked it A and it happens to be A. देखते हैं अब पिछला क्वेश्चन क्या है. 42nd, आज का एकदम ट्रेजिक दिन है. 42nd, 42nd का आंसर ए है यूपीएससी का. 41st का भी ए है. 41 का ए है, हमारा गलत हो गया ये भी. 42nd का ए है, ये हमारा ठीक हो गया. तो 6 क्वेश्चन में से 3 आउट ऑफ 3 हमारे आज के ये रहे. यही है यार, ये रियलिटी है, राइट. तो अभी तक हम ये 15 पीछे तक कर चुके थे, 21, ठीक है. 21 में से 3 हमारे अभी तक गलत हो चुके हैं, और रियलिटी यही है यार, है ना. अब इसका भी, राइट, अब इसका भी ये देख लो. assumptions are made. Early spring and longer period of spring is not good for bird populations. Birds don't return. As the ice melts, birds don't return, causing a delay. अगर ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो दूसरी भी सही होनी चाहिए यार. आई डोंट नो यूपीएससी ने इसका कैसे, किस बेसिस पे ये आंसर लगाया कि ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. ऊपर तो यहाँ लिखा हुआ है कि they found that warmer winters with less snow resulted in longer lag between the spring events. स्प्रिंग इवेंट्स के बीच में लॉन्गर लैग है.
मतलब एक स्प्रिंग आने और दूसरी स्प्रिंग आने के बीच लंबा गैप है, तो ये तो छोटा होना चाहिए स्प्रिंग इवेंट। आई डोंट नो हाउ दे इंटरप्रेट इट, और किसी को मतलब ये समझ आया ना ये वाला, मुझे बताना जरा। और अगर ये सही है तो ये दूसरी भी तो सही होनी चाहिए कि अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग, अर्ली स्प्रिंग, ठीक है, कॉजिंग कम अर्ली एंड लॉन्गर ड्यूरेशन, नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। तो ये तो सही होना चाहिए, तब तो इसका आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि बताया ही हुआ है कि ऊपर जो हो रहा है उसका बर्ड पॉपुलेशन पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तब तो ये सी होना चाहिए। आई डोंट नो इसका आंसर उन्होंने ये डी किस प्रकार से दिया। इसका तो चलो ए आया है, ये हमारा भी आया है नाइट्रोजन वाला। तो इन सारे पैसेजेस को, यस दिस इज अ रियलिटी, दिस इज अ रियलिटी कि आज की प्रैक्टिस में अगेन हमारा सिर्फ 50% रिजल्ट रहा। सो दिस इज अ रियलिटी। अगर किसी को समझ आया हो कि इनमें से जो हमने गलत किए वो कौन से ग्राउंड पे किए, प्लीज़ नीचे आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि पता चले कि यस यहाँ पे ये क्लू था और ये हमने छोड़ दिया, ये हमने मिस कर दिया। वो मिस नहीं होना चाहिए, राइट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।